मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम मेला आंचल उपन्यास से बनने वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। क्योंकि मेला आंचल उपन्यास के जो लेखक हैं उनका परिचय, सारांश और पात्र परिचय हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो में देखा था। ये पार्ट 2 वीडियो है और इसमें हम सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। उपन्यास मेला आंचल के लेखक का नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। उपन्यास मेला आंचल के लेखक का नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कब हुआ? तो 4 मार्च 1921 को होता है। इनका जन्म 4 मार्च 1921 को होता है। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो आरोही हिंगला में हुआ था, जो बिहार स्टेट के पूर्णिया जिले में पड़ता है। बिहार स्टेट के पूर्णिया जिले में पड़ता है आरोही हिंगला। यहीं पे फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म हुआ था। दोस्त, अब वेट करना, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे के सारे इसमें आ जाएंगे और आपको एक से बढ़कर एक प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो अन्य वीडियो जो आप लोगों ने कभी देखा होगा उससे डिफरेंट होगा। यहाँ जो प्रश्नों का संग्रह है वो काफ़ी अच्छे प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। फणीश्वरनाथ रेणु का बचपन का नाम क्या था? फणीश्वरनाथ रेणु का बचपन का नाम क्या था? तो फानेश्रा। फणीश्वरनाथ रेणु के दादी ने इनका नाम क्या रखा? यानी जो इनकी दादी थी, फणीश्वरनाथ रेणु की जो दादी थी, उन्होंने इनका नाम क्या रखा? यानी फणीश्वरनाथ का नाम क्या रखा? तो रेणुआ। दादी नाम रखती है रेणुआ। फणीश्वरनाथ रेणु के पिता का नाम क्या था? फणीश्वरनाथ रेणु जी के पिता का नाम क्या था? तो शीलानाथ मंडल। पिता का नाम शीलानाथ मंडल। फणीश्वरनाथ रेणु के माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था पानो देवी। इनमें से कौन सा रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु जी के परम मित्र थे? यानी जो ऑप्शन दी हुई है, इन 4 रचनाकारों में से कौन ऐसे रचनाकार हैं जो फणीश्वरनाथ रेणु जी के परम मित्र थे? तो हो जाएगा अज्ञेय इनके परम मित्र थे। यानी फणीश्वरनाथ रेणु जी के परम मित्र थे। फणीश्वरनाथ रेणु का निधन कब हुआ? फणीश्वरनाथ रेणु का निधन कब हुआ? तो 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को। 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को फणीश्वरनाथ रेणु जी का निधन होता है। इनमें से कौन सा फणीश्वरनाथ रेणु जी का उपन्यास नहीं है? तो लाल पान की बेगम जो है इनके द्वारा लिखी हुई उपन्यास नहीं है। तो ये क्या है? तो लाल पान की बेगम एक कहानी है और ये उपन्यास नहीं है। बाकी मेला अंचल, प्रति परिकथा और जुलूस, ये सारे फणीश्वरनाथ रेणु जी के उपन्यास रचना है। इनमें से कौन सा फणीश्वरनाथ रेणु जी का कहानी नहीं है? फणीश्वरनाथ रेणु जी का कहानी नहीं है तो पलटू बाबू रोड इनकी कहानी नहीं है। यह इनके द्वारा लिखी गई एक उपन्यास है। पलटू बाबू रोड इनके द्वारा लिखी गई एक उपन्यास है, तो कहानी नहीं है। एक आदिम रात्रि की महक, मारे गए गुलफाम और तीसरी कलम, ये सारे जो भी हैं वो फणीश्वरनाथ रेणु जी का कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फणीश्वरनाथ रेणु जी को पद्म पुरस्कार किस उपन्यास के लिए दिया गया था? यानी फणीश्वरनाथ रेणु जी ने पद्म पुरस्कार जीता था 1954 ईस्वी को। तो उन्हें यह पुरस्कार किस उपन्यास के लिए दिया गया था? तो मेला आंचल उपन्यास के लिए दिया गया था, क्योंकि यह मेला आंचल जो उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु जी की सबसे प्रसिद्ध और ख्याति प्राप्त उपन्यास है। सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है? सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है? तो फणीश्वरनाथ रेणु जी को। सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास की अगर बात करें तो फणीश्वरनाथ रेणु जी कहे जाते हैं। आज़ादी के बाद का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो आज़ादी के बाद का प्रेमचंद भी फणीश्वरनाथ रेणु जी को ही कहा जाता है। आज़ादी के बाद का अगर प्रेमचंद की बात करें तो फणीश्वरनाथ रेणु जी को कहा जाता है। रेणु जी से ईर्ष्या करने वाले यानी जलन करने वाले लोग मेला अंचल को किस बंगला उपन्यास का अनुवाद कहते हैं? मेला अंचल को एक बंगला उपन्यास का अनुवाद कहते हैं। जो लोग रेणु जी से ईर्ष्या करते थे, यानी जो लोग रेणु जी से विद्रोह करते थे यानी जलन करते थे,
वो लोगों ने इसे एक बंगला उपन्यास का अनुवाद बताया है। उस बंगला उपन्यास का नाम था धोधाई चरितमानस। धोधाई चरितमानस, धोधाई चरितमानस, यानी कहा जाता है कि मेला आंचल जो उपन्यास लिखी गई है वो धोधाई चरितमानस का अनुवाद है। फणीश्वरनाथ रेणु जी की, फणीश्वरनाथ रेणु जी की प्रसिद्ध कहानी है, प्रसिद्ध कहानी है तो पहलवान का ढोलक जो है ये फणीश्वरनाथ रेणु जी की प्रसिद्ध कहानी है। पहलवान का ढोलक, पलटू बाबू रोड, प्रति परिकथा और जुलूस इनके द्वारा लिखी गई उपन्यास है। पलटू बाबू रोड, प्रति परिकथा, जुलूस फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा लिखी गई उपन्यास है। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहलवान का ढोलक, पहलवान का ढोलक। फणीश्वरनाथ रेणु जी का अपूर्ण उपन्यास है, अपूर्ण उपन्यास है, यानी किस उपन्यास का लेखन पूरा फणीश्वरनाथ रेणु जी ने नहीं कर पाया था, तो राम रतन राय, राम रतन राय एक ऐसी उपन्यास है जिनकी पूर्ण उपन्यास को लिखकर पूरा नहीं कर पाए हैं राम रतन राय जी। मेला अंचल का, मेला अंचल का प्रकाशन वर्ष था, मेला अंचल का प्रकाशन वर्ष था तो 1954 ईस्वी को मेला अंचल का प्रकाशन होता है। 1954 ईस्वी को मेला अंचल का प्रकाशन होता है। मेला अंचल का प्रकाशक है, यानी प्रकाशक किसने की थी, 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई, पर कहाँ से प्रकाशित हुई थी, तो राजकमल प्रकाशन से, राजकमल प्रकाशन से मेला अंचल का प्रकाशन होता है। मेला अंचल की भूमिका किसने लिखी थी, यानी मेला अंचल जो उपन्यास है उसमें भूमिका लिखा गया है तो ये किसने लिखी थी, तो फणीश्वरनाथ रेणु जी ने खुद अपने ही इन्होंने मेला अंचल उपन्यास की भूमिका लिखी थी। उपन्यास मेला अंचल में, उपन्यास मेला अंचल में कुल कितने खंड हैं, तो टोटल 2 खंड हैं। मेला अंचल उपन्यास में 2 खंड है, जिसमें पहले खंड में आज़ादी के पहले जो भारत के लोगों की स्थिति थी उसे दिखाया गया है, और दूसरे खंड में आज़ादी के बाद की जो परिस्थिति है, भारतीयों का जो जीवन है उसे दिखाया गया है। उपन्यास मेला अंचल के खंड 1 में कितने परिच्छेद हैं, तो खंड 1 में 44 यानी 44 परिच्छेद है। मेला अंचल जो उपन्यास है इसके खंड 1 में 44 परिच्छेद है। मेला अंचल उपन्यास के खंड 2 में कितने परिच्छेद हैं, तो खंड 2 में 23 परिच्छेद हैं, खंड 2 में 23 परिच्छेद हैं, और खंड 1 में 44 परिच्छेद है। उपन्यास मेला अंचल में किस गांव की वर्णन किया गया है, यानी किस गांव का वर्णन किया गया है, किस गांव की कथा को बताया गया है, तो मेरीगंज गांव की, मेरीगंज गांव की ही वर्णन मेला अंचल उपन्यास में है, और मेरीगंज गांव में ही मलेरिया सेंटर खोला जाना था। उपन्यास मेला अंचल में, उपन्यास मेला अंचल में बिहार के किस जिले की बात की गई है, तो बिहार के पूर्णिया जिले की बात कही गई है, बिहार के पूर्णिया जिले की बात कही गई है। मेरीगंज गांव में 1942 के किस जन आंदोलन की लहर नहीं पहुंची थी, यानी 1942 का जो जन आंदोलन हुआ था वो मेरीगंज गांव में नहीं पहुंची थी, तो मेरीगंज गांव में असहयोग आंदोलन तो नहीं होगा दोस्त, भारत छोड़ो आंदोलन होगा, क्योंकि 1942 की जो घटना है उस टाइम पे भारत छोड़ो आंदोलन ही हुआ था। तो इसका आंसर तो आप वैसे भी बता सकते हैं। मेला अंचल में, मेला अंचल में यादव टोली के लोगों ने चोरी की खबर सुनकर किसे गिरफ्तार कर लिया था, तो चोरी की खबर सुनते ही बलदेव को गिरफ्तार कर लिया था। जब मेला अंचल में मलेरिया को सेंटर खोलने को लेकर कुछ मिलिट्री लोग आते हैं तो बहरा चेथरू को गिरफ्तार करते हैं। वहीं से एक बाल्टी जो होती है उस बाल्टी को कुएं से खोलकर भी ले जाते हैं। तभी लोगों को लगता है कि नहीं, ये काम बलदेव किया होगा, क्योंकि बलदेव दूसरे गांव का था। तो बलदेव को ही लोग गिरफ्तार कर लेते हैं। तो यादव टोली के लोग किसे गिरफ्तार करते हैं, तो बलदेव को गिरफ्तार करते हैं। बलदेव लोगों से मिलने पर हमेशा किस शब्द का प्रयोग किया करता था, तो जब वे लोगों से मिलते थे तो जय हिंद शब्द का प्रयोग किया करता था। वैसे लोग जो भी होते हैं आसपास में जब किसी से मिलते हैं तो नमस्ते कहते हैं, कोई जय श्री राम कहते हैं, बट जो बलदेव था वो जय हिंद कहकर लोगों को संबोधन करता था। उपन्यास मेला अंचल में,
उपन्यास मेला अंचल में किस पात्र को निरक्षरता पर ग्लानि महसूस होती है, यानी खराब लगता है? कौन ऐसा पात्र है मेला अंचल उपन्यास में जो निरक्षर है, पढ़ा लिखा नहीं है और उसे अपने अंदर शर्म महसूस होता है? तो वो हो जाता है राम कृपाल सिंह। राम कृपाल सिंह जो राजपूत टोला का मुखिया भी था, राजपूत टोला का मुखिया भी था। मेरीगंज गांव के किस सेंटर के खुलने की बात कही गई है, यानी मेरीगंज गांव में किस सेंटर को खुलने की बात कही गई है? तो मेरीगंज गांव में मलेरिया सेंटर खुलनी थी। मेरीगंज गांव में मलेरिया सेंटर खुलनी थी और अंत में खुलती भी है। बलदेव किस आश्रम का कार्यकर्ता था? जो बलदेव है वो किस आश्रम का कार्यकर्ता था? तो रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम का कार्यकर्ता था। बलदेव रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम का कार्यकर्ता था। मेरीगंज गांव की सीमा के प्रवेश करते हुए, मेरीगंज गांव की सीमा के प्रवेश करते हुए लोग किसकी कोठी देखने के लिए उत्सुक रहते थे? तो डब्ल्यू.जी. मार्टिन की जो कोठी थी बहुत विशाल और भव्य कोठी थी, इसीलिए जब भी कभी लोग मेरीगंज गांव में प्रवेश करते थे तो डब्ल्यू.जी. मार्टिन की कोठी को देखने के लिए उत्सुक रहा करते थे। मेरीगंज गांव का नाम किसके नाम पे पड़ा था? तो वही जो डब्ल्यू.जी. मार्टिन की वाइफ थी उन्हीं के नाम पे मेरीगंज गांव का नाम मेरीगंज पड़ा था। किस नदी को पार करके मेरीगंज गांव जाना पड़ता था? किस नदी को पार करके मेरीगंज गांव जाना पड़ता था? तो बूढ़ा कोसी नदी को पार करके मेरीगंज गांव जाना पड़ता था। बूढ़ी कोसी नदी को पार करके। उपन्यास मेला अंचल में नवाबी तड़बन्ना का प्रयोग किसके लिए किया गया है? नवाबी तड़बन्ना का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो बूढ़ी कोसी के किनारे ताड़ व खजूर के पेड़ों का जो जंगल था उसी के लिए नवाबी तड़बन्ना का प्रयोग किया गया है। बूढ़ी कोसी के किनारे ताड़ व खजूर के पेड़ों का एक जंगल है, जिस जंगल के लिए नवाबी तड़बन्ना का प्रयोग मेला अंचल उपन्यास में किया गया है। मार्टिन का मानसिक संतुलन बिगड़ने के बाद कहाँ भेजा गया था? तो काके का पागल खाना में भेजा गया था। काके का पागल खाना में मार्टिन का संतुलन बिगड़ने के बाद उसे भेजा गया था। मेरीगंज गांव में कितने वर्ण के लोग रहते थे? जो मेरीगंज गांव है उसमें कितने वर्ण के लोग रहते थे? तो 12 वर्ण के लोग रहते थे। 12 वर्ण के लोग रहते थे। मेरीगंज गांव के पूरब में किस नदी की धारा बहती है? तो पूरब में जो नदी की धारा बहती है बूढ़ी कोसी नदी। मेरीगंज गांव के लोग कितने दलों में बटे हुए हैं? तो मेरीगंज के गांव के जो लोग हैं 3 दलों में बटे हुए थे। पहला दल था कायस्थ टोली, दूसरा दल था राजपूत टोली, दूसरा दल है राजपूत और तीसरा है यादव टोली। यही प्रमुख 3 टोलियां थी जिसमें गांव के लोग बटे हुए थे। जब जब धर्म की हानि हुई है राजपूतों ने ही उनकी रक्षा की है। किसका कथन था? तो यह कथन था पंडितों का। यह कथन है पंडितों का कि जब जब धर्म की हानि हुई है राजपूतों ने ही उनकी रक्षा की है। कायस्थ टोली के मुखिया विश्वनाथ प्रसाद मलिक कहाँ के तहसीलदार थे? तो राजपरबंगा के पर तहसीलदार थे कायस्थ टोली के मुखिया विश्वनाथ प्रसाद। इसी कायस्थ टोली को मालिक टोला के भी नाम से भी जाना जाता था। किसके दादाजी महारानी चंपावती की एस्टेट के सिपाही थे? तो ठाकुर रामकृपाल सिंह के जो दादाजी थे वो महारानी चंपावती की एस्टेट के सिपाही थे और इसीलिए जो रामकृपाल सिंह राजपूत टोला के मुखिया हैं उस राजपूत टोला को सिपहिया टोला के नाम से भी जाना जाता था। राजपूत टोला को सिपहिया टोला के नाम से भी जाना जाता था। यादव टोला के मुखिया कौन थे? यादव टोला के या यादव दल के बात करें तो इनके मुखिया कौन थे? तो खिलावन यादव। इनके मुखिया कौन थे? खिलावन यादव। किस टोली में 12 मास शाम को अखाड़ा जमता है? तो यह यादव टोली था। यादव टोली में 12 मास शाम का अखाड़ा जमा रहता था। उपन्यास मेला अंचल के शुभन मोची के ढोल पीटने से किस प्रकार की आवाज़ निकलती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ढाक ढीना।
मेरीगंज गांव में पढ़े लिखों की संख्या कितनी थी? पढ़े लिखों की संख्या कितनी थी? तो उपन्यास में बताया गया है कि केवल 10 लोग ही पढ़े लिखे थे, जिसके कारण मेरीगंज गांव काफ़ी पिछड़ा गांव था। मेरीगंज गांव के मुख्य फसल की पैदावार इनमें से कौन नहीं है? मुख्य फसल का पैदावार इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जौ, यानी जौ की खेती वहाँ पे ज़्यादा नहीं होती थी। अरे भाई सभी काशी चले जाओगे, पत्तल चाटने के लिए भी तो रह जाओ। उपन्यास मेला आंचल में किसका कथन था? तो हरगोरी का कथन था कि सभी काशी क्यों चले जाओगे, कुछ तो पत्तल चाटने के लिए भी रह जाओ। यह कथन किसका है? तो हरगोरी का कथन है। क्या डाफली मियाँ की तरह सूरत बनाई है? कालीचरण को किसने कहा था? तो मंगला ने कहा था। किसने कहा था? मंगला ने कहा था। महंत साहब का सपना में कौन आया था? तो सदगुरु साहब आए थे। क्योंकि ये महंत साहब जो हैं, ज्योतिष लोग जो हैं, वो केवल अंधविश्वास को फैलाने का काम किया करते थे और अपना काम निकालने के लिए जो सो बातें किया करते थे। उपन्यास मेला आंचल के अनुसार खंजड़ी बनाने में किसे महारत हासिल थी? तो लक्ष्मी को। खंजड़ी बनाने में किसे महारत हासिल थी? तो लक्ष्मी को खंजड़ी बनाने में महारत हासिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभन मोची को गंगी व गभड़ा किस टोली से मिला था? गंजी व कपड़ा कहिए या गभड़ा कहिए, जो लिखा हुआ यहाँ पे गभड़ा करके किस टोली से मिला था? तो यादव टोली से मिला था। बिरंची दास को किस बात के लिए अपने बिरादरी से सजा एवं हुक्का पानी बंद हुई थी? किस बात के लिए इनको सजा मिला था और हुक्का पानी इसका जो है वो बंद कर दिया गया था? तो इसका आंसर है तहसीलदार का झूठा खोज की अफवाह से। क्योंकि आए दिन इस गांव में तरह तरह के अफवाह हुआ करते थे और अफवाहों से लोगों को भ्रमित करने का कोशिश भी किया करते थे। तो इसीलिए यहाँ पे बिरंची दास को सजा भी होती है। कागजी नींबू की संगंध किस महीने में अधिक होती है? तो कार्तिक महीने में कागजी नींबू काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं और उसके सुगंध काफ़ी महकते रहते हैं कार्तिक महीना में। महंत साहब ने भंडारा क्यों दिया था? तो मलेरिया सेंटर खुलने पर ही महंत साहब ने भंडारे का आयोजन किया था। लक्ष्मी दासीन ने भंडारा के महंत साहब को किस टोली के लोगों को ना खाने की जानकारी दी? तो सिपहिया टोलों के लोगों को ना खाने की जानकारी दी, यानी सिपहिया टोला के जो लोग हैं वो जो लक्ष्मीदास ने बताया कि भंडारा में नहीं खाने को आया था। रीज़न है दोस्त, क्योंकि जो टोले थे और जो आपस में लोग थे वो बटे हुए थे, वो एक दूसरे से मिलकर नहीं रहना चाहते थे। अंधविश्वास, अशिक्षा की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। गांव की पंचायत कहाँ पर बैठती थी? तो गांव के मठ पर बैठती थी। जो गांव का मठ था वहीं पे गांव की पंचायतें बैठा करती थी और गांव से संबंधित चीज़ों का निर्णय लिया जाता था। किसने भविष्यवाणी करी थी कि गांव में गिद्ध कौवा उड़ेगा? एक जोतकी बाबा जो हैं अपने आप को बहुत बड़ा बाबा समझते थे, संस्कृत भी नहीं आता था और पत्र पढ़ने भी सही से नहीं आता था, बट भविष्यवाणी किया करते थे और लोगों का अंधविश्वास का, शिक्षा का फायदा उठाया करते थे। और वही जोतकी बाबा ने भविष्यवाणी करी थी कि गांव में गिद्ध कौवा उड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि गांव में लाशें बिछेगी तभी तो गिद्ध कौवा खाने के लिए आएगी, क्योंकि जब डॉक्टर आता है तो यह अंधविश्वास फैलाता है कि गांव में डॉक्टर बीमारी को फैलाने के लिए आया है, बीमारी को इलाज करने के लिए नहीं। उपन्यास मेला आंचल के जहाँ मेल वहाँ सरग किसका कथन है? तो सदगुरु साहब का कथन है कि जहाँ मेल तहाँ सरग। लक्ष्मी दासीन को कौन कौनरिन साहब बोलता था? तो बलदेव जो हैं लक्ष्मी को कौनरिन साहब बोला करता था। कौन? बलदेव। और यही बलदेव लास्ट में लक्ष्मी से प्रेम करता है और लक्ष्मी को अपने साथ भी रखता है। मिनिस्टर साहब कौन थे जो अपना हस्ताक्षर करने भी नहीं जानते थे? जय मंगल बाबू ये मिनिस्टर साहब हैं और अपना हस्ताक्षर करने भी इन्हें नहीं आता है। देखिए कैसी शिक्षा थी इस गांव की। उपन्यास मेला आंचल के वैष्णव जन को पीर पराई किसका कथन था? वैष्णव जन को पीर पराई, तो ये बलदेव का ही कथन था। किसका कथन था? तो बलदेव का कथन था। वैष्णव
गांधी महात्मा की जय को जयकारा किस टोली के नौजवान लगाते थे? तो यादव टोली के नौजवान जो थे वो महात्मा गांधी के जय का नारा लगाया करते थे। महात्मा गांधी का जय का नारा लगाया करते थे यादव टोली के लोग, यादव टोली के लोग। फॉरबिसगंज के नवतुरिया नेता कौन थे? फॉरबिसगंज के नवतुरिया नेता कौन थे? तो छोटन बाबू थे जो नवतुरिया नेता थे, छोटन बाबू। गांव के लोग किसके चले जाने से, गांव के लोग किसके चले जाने से गांव का दुर्भाग्य होगा कहते थे? तो बलदेव के चले जाने से, क्योंकि बलदेव ही गांव में शिक्षा का प्रसार करने का कोशिश करते थे, लोगों को, गांव के लोगों को जागरूक करने का कोशिश करते थे। इसीलिए कहा गया है कि अगर गांव से बलदेव चला जाएगा तो गांव का दुर्भाग्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, मठ से लौटने के बाद, मठ से लौटने के बाद बलदेव किसकी तबीयत खराब हुई है सुनता है? तो खिलावन की तबीयत खराब हुई सुनता। जब मठ से बलदेव लौटता है तो उसे सुनाई पड़ता है कि खिलावन की तबीयत खराब हो गई है। रामकिशुन बाबू का, रामकिशुन बाबू का जमाना रामकिशुन बाबू के साथ चला गया। किसने कहा था? छोटन बाबू ने कहा था। जो नवतुरिया नेता है छोटन बाबू, वही कहे थे कि रामकिशन बाबू का ज़माना रामकिशन बाबू के साथ चला गया। यानी जब रामकिशन बाबू का देहांत हो गया तो उनका ज़माना उसी के साथ चला गया। बचपन में गांव के लोग बलदेव को क्या कहकर पुकारते थे? तो टूवर कह के पुकारते थे। बचपन में गांव के लोग बलदेव को टूवर कहकर पुकारा करते थे। माँ के मरने के बाद, माँ के मरने के बाद बलदेव किसकी भेष चराता था? तो अजोधी भगत की भेष चराता था। अजोधी भगत की भेष चराता था माँ की मरने के बाद बलदेव। अजोधी भगत की बेटी, अजोधी भगत की बेटी रूपमती बलदेव को क्या कहकर पुकारती थी? तो बल्ली कहकर पुकारती थी। पूरे गांव के लोग बलदेव को टूवर कहते थे, बट अजोधी भगत की जो बेटी है रूपमती वो इसे बल्ली कहकर पुकारते थे, बल्ली कहकर पुकारा करती थी। मेरीगंज को गांव के लोग किस गांव की तरह बनाना चाहते थे? तो चन्नमपट्टी गांव की तरह बनाना चाहते थे। ये जो चन्नमपट्टी गांव है वो मेरीगंज गांव से काफ़ी ज़्यादा विकसित गांव था, इसीलिए लोग मेरीगंज गांव को चन्नमपट्टी गांव की तरह बनाने के लिए प्रयासरत कर रहे थे। उपन्यास मेला अंचल में किसके लिए कहा गया है? जब वकालत करते थे तो बहस करने के समय पुरानी कचहरी की छत से प्लास्टर झड़ने लगता था। पुरानी कचहरी की छत से प्लास्टर झड़ने लगता था तो रामकिशन बाबू के बारे में कहा गया है कि जब रामकिशन बाबू वकालत करते थे तब पुरानी कचहरी की छत से प्लास्टर झड़ने लगते थे। और ये वही रामकिशन बाबू हैं जिनको अपना हस्ताक्षर करना तक भी नहीं आता था, जिनको अपना हस्ताक्षर करना तक भी नहीं आता था। रामकिशन बाबू की मृत्यु किस बीमारी की वजह से हुई थी? रामकिशन बाबू की मृत्यु हो जाती है तभी तो छोटन बाबू कहते हैं कि रामकिशन बाबू के जाने से ही रामकिशन बाबू का ज़माना भी चला गया। तो यह जो मृत्यु होती है रामकिशन बाबू की किस बीमारी की वजह से होती है? तो मलेरिया की वजह से होती है, मलेरिया की वजह से। किसके नाम पे जिला ऑफिस का नाम बदलकर रख दिया गया? तो रामकिशन बाबू के नाम पे ही जिला ऑफिस का नाम बदलकर रामकिशन बाबू रख दिया गया। क्षुद्र नदी चली भरे उतराई जस थोरे धन खल बोराई। क्षुद्र नदी चली भरी उतराई जस थोरे धन खल बोराई किसका कथन था? तो जोतकी काका का कथन था, जोतकी काका का कथन था। गांव वाले किसके आने की बात कह रहे थे? तो डॉक्टर साहब के आने की बात कह रहे थे। जब मलेरिया सेंटर खुल गया तो वहाँ एक डॉक्टर को भेजा जा रहा था और वही गांव में चर्चा थी कि एक डॉक्टर साहब आने वाले हैं। प्यारू गांव में कौन आया था? प्यारू गांव में क्यों आया था? तो नौकरी करने के लिए आया था। ये जो प्यारू था वो डॉक्टर साहब का नौकर समझिए, नौकर था और वह प्यारू इस गांव में नौकरी करने के लिए आया था। प्यारू किसके पास नौकरी करने आया था? तो डॉक्टर साहब के पास नौकरी करने आया था। प्यारू डॉक्टर साहब के पास नौकरी करने आया था। डॉक्टर साहब के आने की खुशी में पूरी जलेबी कहाँ बन रही थी? तो तहसीलदार साहब के यहाँ पूरी जलेबी बन रही थी। डॉक्टर साहब के आने की खुशी में तहसीलदार साहब के यहाँ पूरी जलेबी बन रही थी और ये तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद ही थे, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद ही थे। गांव के लोग किसके लिए इच्छा मृत्यु से मरने की बात कही थी? तो महंत साहब के लिए इच्छा मृत्यु से मरने की बात कही गई है, महंत साहब के लिए। हाँ रे बड़ा रे जतन से युगा एक है पोसल पिलाए किसके लिए कहा गया है?
तो कहा गया है महंत साहब के लिए। किसके लिए कहा गया है? महंत साहब के लिए कहा गया है। महंत साहब सबसे ज़्यादा गांव में किस पे विश्वास करते थे? तो बलदेव पे ही विश्वास करते थे। महंत साहब की विश्वास के कोई पात्र था तो बलदेव था, क्योंकि बलदेव पूरे गांव की भलाई चाहता था और गांव को चनपट्टी की तरह गांव बनाना चाहता था। लक्ष्मी बलदेव को क्या पाठ करने की सलाह देती है? तो बीजक जो कबीरदास की लिखी हुई पोथी है, इसी को पाठ करने की सलाह देती है लक्ष्मी बलदेव को। लक्ष्मी कौन थी? तो लक्ष्मी महंत साहब के दासी थी, मठ की दासी थी। मेरीगंज मलेरिया सेंटर में किस डॉक्टर साहब का पदस्थापन हुआ, यानी कौन डॉक्टर आते हैं? तो प्रशांत जी आते हैं। डॉक्टर प्रशांत का मेरीगंज में जो मलेरिया सेंटर खुला है उसमें पदस्थापन होता है डॉक्टर प्रशांत का। उपाध्याय परिवार को डॉक्टर प्रशांत किस नदी के किनारे मिले थे? तो कोसी नदी के किनारे उपाध्याय परिवार को डॉक्टर प्रशांत मिले थे। आदर्श आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो उपाध्याय परिवार ने की थी। आदर्श आश्रम की स्थापना उपाध्याय परिवार ने की थी और इसी आदर्श आश्रम में डॉक्टर प्रशांत का लालन पालन हुआ था। डॉक्टर प्रशांत की मोहगोली माता का क्या नाम था? तो यहाँ पे स्नेहमयी बताया गया है। क्या नाम बताया गया? स्नेहमयी। बट ये मोहगोली माता नहीं थी। ये जो माता थी डॉक्टर प्रशांत की देख रेख की थी आदर्श आश्रम में, इसीलिए इसे मोहगोली माता का श्रेय दिया गया है। डॉक्टर प्रशांत ने इंटर की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? तो हिंदू विश्वविद्यालय से इंटर की शिक्षा डॉक्टर प्रशांत ने ग्रहण की थी, हिंदू विश्वविद्यालय से। डॉक्टर प्रशांत ने मेडिकल की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो मेडिकल की पढ़ाई पटना मेडिकल कॉलेज से की थी। पटना मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई की थी। मद्रास के मेडिकल गजट ने संपादकीय लिखकर किसका अभिनंदन किया था? तो डॉक्टर प्रशांत का ही किया था। ये अच्छे डॉक्टर थे और इनका सिलेक्शन विदेश के लिए हुआ था, बट इन्होंने गांव में रहकर गांव के लोगों की सेवा करना ही अपना धर्म समझा और मेरीगंज गांव में वे मलेरिया के इलाज के लिए आते हैं, मलेरिया के सर्च के लिए आते हैं। तहसीलदार की बेटी किस रोग से ग्रसित थी? तो तहसीलदार की बेटी मिर्गी रोग से ग्रसित थी। तहसीलदार की बेटी मिर्गी रोग से ग्रसित थी। बाद में डॉक्टर प्रशांत ने इनका इलाज किया और इनकी जो बीमारी थी वो दूर हो गई। तंत्रिमा टोली की औरतों की सरदासी कौन थी? जो तंत्रिमा टोली थी, वहाँ जो औरत थी, इन सारी औरतों की सरदासी कौन थी? तो रमजू दास की स्त्री। यह जो टोली है वो नीच टोली था। कहने का मतलब है यहाँ पे ऐसे लोग रहते थे जिन्हें अपने भविष्य को लेकर या कह सकते हैं अपने इज्जत को लेकर कोई ध्यान नहीं था। खलासी जी लाल बाग मेला से किसके लिए कंगन लाए थे? तो फुलवा के लिए लाए थे। एक खलासी है इस उपन्यास में जो एक कंगन लाते हैं लाल बाग मेला से, तो फुलवा के लिए लाते हैं। किसके लिए? फुलवा के लिए लाते हैं, क्योंकि फुलवा से ही ये शादी करना चाहता था। मठ के महंती का टीका किसको मिलने वाला था? तो मठ के महंती का टीका रामदास को मिलने वाला था। महंत साहब के मठ का कानूनन महंत कौन होगा? तो रामदास होगा। कौन होगा? रामदास होगा महंत साहब के मठ का कानूनन महंत, और यही रामदास बनता है महंत। लहरसिंह दास किस बीमारी से ग्रसित था? तो बहुमूत्र करके एक बीमारी है दोस्त, उसी बीमारी से लहरसिंह दास ग्रसित था। मठ में लौटने पर महंत साहब ने खड़ाऊ से किसकी मरम्मत की थी? तो लहरसिंह दास की मरम्मत की थी। मठ में लौटने पर महंत साहब ने खड़ाऊ से किसकी मरम्मत की थी? तो लहरसिंह दास की मरम्मत की थी। यह कांग्रेस ऑफिस है, बाबा जी का मन नहीं। किसने कहा है? तो मटरा कहता है कि यह कांग्रेस का ऑफिस है, बाबा जी का मन नहीं, जो आपको जो मन में आए वो आप बोलते जाएंगे। गांव के अर्धोदय के मेले में कौन सा रोग फैला करता था? तो हैजा रोग फैला करता था। हैजा रोग गांव के अर्धोदय मेले में फैला करता था। ज्योतिकी जी का एकमात्र पुत्र राम नारायण कौन सा नाच करता था? तो विदापत करके एक नाच है दोस्त, विदापत करके एक नाच है। इसी नाच को ज्योतिकी का जो पुत्र है राम नारायण नाचा करता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्त।
नेक्स्ट मिलेंगे आगे का क्वेश्चन लेकर, क्योंकि ये उपन्यास काफ़ी ज़्यादा लंबी है दोस्त।